नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं न्यूज टीवी चैनल हेड। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीस लॉजिकल गपशप। आज का सेगमेंट है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आज हमारी मेहमान हैं सोनिया गुप्ता। एक्चुअली डजंट रिक्वायर एनी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन। आपने शक्ल देख के ही पहचान गए होंगे कि कौन बैठी है मेरे बगल में। सोनिया गुप्ता is not only an anchor, she is stage director, writer और भी बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर जब ये हम स्टार्ट करेंगे टेल अस योर लाइफ स्टोरी सेगमेंट में, तो सोनिया अपनी जबानी अपनी लाइफ स्टोरी खुद बताएंगी। सोनिया, वेलकम टू माय शो। थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक्स टू यू। मुझे पता है आप बिजी हो, आज बारिश भी बहुत है, जबरदस्त बारिश हो रही है। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम खारगर टू वाशी। उसके लिए थैंक्स कि एक डेडिकेशन डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि पहले 4-5 बार ड्यू टू शी वॉज बिजी या फिर टाइम कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रहा था, आज हो गया है। तो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय शो। दिस इज टोनीज लॉजिकल गपशप, टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके बचपन से स्टार्ट करें लाइफ स्टोरी। एक्चुअली बचपन से ही पैदाइश कहाँ से हुई थी? जी। आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। इसके लिए आपकी हिंदी बढ़िया है। हाँ, ये कह सकते हैं हिंदी बढ़िया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत लोग रहते हैं। हाँ। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हिंदी हमारा प्यार भी है। हाँ, प्यार है। हाँ, और नॉर्थ बेल्ट में तो हिंदी का तो बातचीत ही ज्यादातर हिंदी में होती है। जी, हम मुंबई वालों की हिंदी थोड़ी मिक्स हो जाती है। हाँ। कॉस्मोपॉलिटन होने की वजह से। तो कानपुर की पैदाइश है। एंड व्हाट अबाउट योर स्कूलिंग एंड कॉलेज? कानपुर में। कानपुर उन्नाव जिले में आता है। अच्छा। और उन्नाव की जमींदार फैमिली से हम। जी हाँ, उन्नाव, जहाँ की दबंगई पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मेरे ख्याल से वेब सीरीज में कहीं नाम सुना है मैंने, उन्नाव। ओके। तो उन्नाव के एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। जमींदार हो, ठकुराइन हो। जी। तो आज हमारी किस्मत है कि हम लेबर क्लास लोग ठकुराइन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं, वो जमींदारी तो आजादी मिलने के साथ ही खत्म हो गई और हो भी जानी चाहिए थी, क्योंकि जमींदारी को बहुत अलग तरीके से लिया जाने लगा। Sorry to interrupt, my nana was also जमींदार। Okay. But in पाकिस्तान, जब हम तो यहाँ पे पैदाइश हुए, लेकिन हमारे बड़े जो पाकिस्तान में थे, तो मम्मी बताती कि जमींदार थे। तो खैर स्टोरी आपकी है। हाँ, तो स्कूल एंड कॉलेज आपका फिर उन्नाव में ही हुआ? नहीं, कानपुर जिला उन्नाव है वो। हाँ। और शहर कानपुर। तो वहीं पर जन्म हुआ, वहीं पर पूरा परिवार था। स्कूलिंग भी वहीं हुई और कॉलेज भी वहीं से हुआ। अच्छा जी। हिंदी मीडियम ऑब्वियसली? हिंदी मीडियम। ओके। कहाँ तक हुई आपकी एजुकेशन? पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में। ओह, साइकोलॉजी। जी। अच्छा, देखिए कहाँ घूम फिर के दो साइकोलॉजिस्ट पास पास बैठे हुए हैं आपके पॉडकास्ट में। और दोनों साइकोलॉजी को बहुत प्यार करते हैं ना। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, और बचपन से ही अननोइंगली। जी, हमारा भी वैसे ही है, अननोइंगली। माइंड रीड करना, बॉडी लैंग्वेज रीड करना, सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सुख दुख सब साइकोलॉजी बता देती है आपको, है ना? बिल्कुल। क्या कोइंसिडेंस हो गया। चलिए, एक तो आप ड्रामा को भी बिलोंग करती है। आई वॉज ऑल्सो थिएटर पर्सनैलिटी, मीडिया से भी रिलेटेड हूँ, तो काफी जो हमारे इंटरेस्ट है। म्यूजिक लवर, अगेन म्यूजिक लवर। तो कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, एंड इसके बाद पीएचडी करनी थी चाइल्ड साइकोलॉजी में। वो हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन फिर मुंबई से एक रिश्ता आया। अच्छा। और पेरेंट्स को लगा कि नहीं, ये रिश्ता तो अच्छा है। तो ये हुआ कि चलो भाई पहले शादी कर देते हैं। हाँ। पढ़ाई बाद में कर लेना, पीएचडी वगैरह बाद में। हाँ, पीएचडी करना चाहते थे हम। तो बस फिर मुंबई आ गए। हाँ। शुरुआती दौर में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ रही थी यहाँ पर, तो उस करके और फिर वो बस फैमिली के साथ में। मुंबई में कहाँ पे आए? मुंबई में नेहरू लाए थे हम सबसे पहले। अच्छा, डायरेक्ट नवी मुंबई में आ गए? डायरेक्ट नवी मुंबई ही आया और आज भी वही है। कितने साल पहले की बात है ये? ये बात है 98 की। 1998 में शादी हुई आपकी? जी हाँ। ओके। और उसके बाद मुंबई आ गए, तब से मतलब नवी मुंबई आ गए आपकी। तो आपकी शादी को हुए मतलब कितने साल? मैं मैथमेटिक्स 29 ऑलमोस्ट 30 पकड़ के चलो। यस। बाल विवाह हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी कैसे लग रही हो? कौन से चक्की का आटा खाती हो?
हेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी एड्रेस हमको भी बताओ। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, हाँ, बस बस उसका इतनी ही सी बात उसका ही है। असर है हाँ कि बिल्कुल 15-20 साल छोटी लग रही हो। जी, थैंक ज्यादा यू। तारीफ करूंगा तो लोग बोलेंगे फ्लर्ट कर रहा है। फैक्ट इज अ फैक्ट, नहीं, लेकिन आप छोटे लग रहे हो बहुत। थैंक हम्म, यू जितेंद्र जी। अच्छा, तो आपके तो हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड बीएएसएफ करके एक मल्टीनेशनल हाँ, कंपनी है, बीएसएफ तो इट्स काफी अ बड़ी जर्मन कंपनी है। कंपनी। हाँ, तो मेरा उसमें एक वो दोस्त भी उसी में था, ओह मेरा एक फ्रेंड था बीएसएफ में। ओके, हम्म, हाँ तो वो उसमें है हम्म। और ही इज इन एचआर। और अच्छा, देखिए मैं भी एचआर इंचार्ज रह चुका हूँ। ओह, क्या कोइंसिडेंस मिलते हमारी रहते हैं। लाइफ में कितना कुछ मैच करता है ना। मैं भी एचआर इंचार्ज रह चुका हूँ। जी तो जी। और फिर बस एक बेटा है हम्म, और वो अभी 27 इयर्स का है। वो क्या करता है? वो जियो सावन में जॉब कर रहा अच्छा, है। वो भी मतलब एक्चुअली देखा जाए तो म्यूजिक एंड मीडिया से ही रिलेटेड हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जियो और वो भी सावन। म्यूजिक लवर है, गिटार ओके, गिटार और क्या कीबोर्ड नाम है प्ले बेटे करता का? है। नमन। नमन। नमन बड़ा पोएटिक नाम रखा है, जी, नमन। वो भी गिटार और कीबोर्ड प्ले करता है, हम्म, कुछ थोड़ा बहुत गाता भी है। हम्म। और बाकी उसके अलावा वो अपना जॉब और उसकी स्टडीज वगैरह जो भी है। ओके, एंड यू स्टे एट खारघर। खारघर में। तो अभी आप ये बताइए, जी मैं आपको जानता हूँ एज एन एंकर, यस लेकिन टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन में आपने बताया मुझे, जी मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ कि फ्रेमिंग में जी जी मेरा शोल्डर कट हो जाता नहीं तो। ओके तो आपने बताया कि आप एंकर तो शायद अभी रिसेंटली एक नया पैशन जागा है आपके अंदर में, दैट वाज जी अ प्योरली कोइंसिडेंट एज हाँ पर योर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद मी। जी लेकिन आप राइटर हैं, हाँ, वो स्टेज शोज हमेशा से लिखती है। हैं, हाँ नाटक वगैरह लिखती हैं, जी और हाँ, बुक्स भी लिखे हैं आपने। बुक्स नहीं लिखी हैं हम्म, एक्चुअली। हम आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए, उसके अच्छा। अलावा पोइट्री लिखते हैं हम। तो आप जब आर्टिकल लिखती हैं तो उसमें टॉपिक सब्जेक्ट क्या होता है? टॉपिक होता है, सोशल इश्यूज होते हैं, हाँ, पॉलिटिक्स में हमें इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल इश्यूज पर लिखते हैं। साइकोलॉजी हमारा ये सब्जेक्ट देखिए है। बैठे बैठे मेरे को, मुझे जी नॉट मेरे को, बहुत गंदी मेरे को हिंदी वर्ड होती है, हमें मुझे, हमें, हमें चलिए हम आपके कानपुरी स्टाइल में हैं। हमें आज बैठे बैठे वो शख्स से मुलाकात हो गई है जी जो डिबेट्स में मेरे साथ बहुत ही लड़ाई झगड़े करेगी बैठ के, क्योंकि ये इनको मैं पैनलिस्ट की पोस्ट ऑफर कर दूंगा बाद में, ये शो खत्म होने के बाद, क्या बात वक्त है, मिले तो, क्योंकि मतलब मुझे आज ऐसा हम यहाँ से जॉब लेकर जाएंगे। हाँ, बट दैट विल बी अनपेड। वो ऑनररी जॉब होता है, अनपेड होता है। दोस्ती के लिए उतना तो बनता हाँ, है ना। बट ये है कि टचवुड आपको तो पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब कोई इंसान कैमरा में आ जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा व्यूवरशिप नहीं है, टीआरपी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। जी जो ऑर्गेनिक वे में किसी ने देखा तो देखा, आई नेवर से कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल या बटन दबाइए, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ओके शर्म आती है बोलने में मुझे। देखा जिसने, थैंक्स भाई, देखा आपने, नहीं देखा तो हाँ आपकी मर्जी है। ओके क्या है ना, इतने सारे चैनल्स आ गए, कौन टोनी किसको पड़ी है यार। जी जी, नहीं फिर भी हम जितना हम आपको जानते हैं, हाँ, आपके थोड़ा अच्छे बहुत खासे फॉलोअर्स हैं। लोगों ने हाँ ऐसे 4,500-5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जी हाँ बिना मांगे लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो वो तो थैंक्स मैं बोलता ही हूँ उनको। बिल्कुल बट एनी कमिंग टू योर सब्जेक्ट कि आपको मैं आपको एज एन एंकर जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपके शोज देखे हैं, जी तो आपकी जो आवाज में मिठास है, सामने बैठी तो इसके लिए झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, जी लेकिन आवाज की जो मिठास है, दैट्स व्हाई यू आर लेबल्ड एज अ वेरी गुड एंकर। थैंक यू क्योंकि गाने अच्छे हों, जी लेकिन बीच में अगर एंकर आगे बोर करे तो अच्छे गानों का भी मजा निकल जाता है खत्म हो स्टेज जाता पे। है जी तो गाने तो आपके सिंगर्स अच्छे होते ही हैं, नो डाउट, आप बड़े बड़े शोज में एंकरिंग करती हैं, लेकिन उसमें 4 चांद लग जाते हैं जब आपकी एंकरिंग, आपकी आवाज की मिठास। और सबसे अच्छी बात है जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी आर डी बर्मन का गाना है, तो आप आर डी बर्मन ने ये गाना कब, कैसे, किस तरह से बनाया, उसकी जी आप हिस्ट्री निकाल के उसको जी स्टडी करके बताते हो ना, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। बीइंग अ जी म्यूजिक एंड मीडिया एंड फिल्म इंडस्ट्री का कीड़ा हूं मैं, हाँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आर डी बर्मन ने गाना ये तब बनाया था, रात को 2 बजे बैठ के बनाया था, ओके ओके अमिताभ के घर पे बनाया था, या फिर राजेश खन्ना के, वो आप जो हाँ हिस्ट्री बताती है ना, जी उसमें जी नरेट करती है ना, वो जी नरेशन की जो स्टाइल होती है ना, वो कमाल की है आपकी। थैंक यू उसकी वजह से मैं और मेरी वाइफ, वी बोथ आर एक्चुअली ग्रेट फैन ऑफ योर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज हमें दोस्त तो है ही आप, दोस्त भी मिल गया, एक फैन भी फैन मिल भी गया। मिल गया। हाँ दो अभी मैं, फैन मिल अगर गए। मेरी वाइफ को नहीं बताया मैंने कि मैं सोनिया को पॉडकास्ट में बुलाया मैंने, ओके क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले डिक्लेयर बहुत कम करता हूँ, जब हो जी जाए, एडिट हो जाए, रिलीज करो,
तो सब बोलते अरे सोनिया को बुलाया था क्या तुमने? क्योंकि आपको मेरे एनजीओ में 120 लेडीज है एनजीओ में, मेरे ख्याल से 120 में से मेरे एनजीओ में तो सब जानती हैं आपको, बाकी तो पूरे नवी मुंबई में आप फेमस हो ही हो। जी जी। तो चलिए बैक टू योर एंकरिंग। आपको राइटर आप कैसे बनी वो तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। एंकर कैसे बनी यार आप? एंकर पहले राइटर से शुरू करते हैं। चलिए राइटर से शुरू करते हैं। राजीव गांधी जी का जब मर्डर हुआ था 19 राजीव गांधी का मर्डर, अभी मैंने उसका कल वापस एपिसोड देखा, द हंट। अच्छा, राजीव गांधी असैसिनेशन, राइट, क्या बनाया था वेब सीरीज यार, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद नहीं, 1991 ऐसा कुछ था शायद, ऐसा ही कुछ साल था। हाँ, 21 में, राइट। उससे पहले कानपुर में एक पत्रिका आती थी अनुभूति करके, तो उसके लिए हम आर्टिकल्स लिखा करते थे। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि हम और बेहतर लिख सकते हैं, मतलब तो वो जो उसका टॉपिक हुआ करता। आप राइटिंग का जो पैशन है आपका शादी के पहले ही से था? हाँ, कॉलेज आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड से लिखना शुरू किया? मैंने अपनी फर्स्ट शायरी लिखी थी जब मैं 12th में था। ओके, तो आप मेरे गुरु हैं। ये तीसरा टैग मिला मुझे आज आपको एक शिष्य भी मिल गया। ये तीसरा टैग मिला मुझे। तो आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब हमने राइटिंग शुरू की थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ तो मन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय सब लोग राजीव गांधी जी से बहुत प्यार करते थे। तो मन को बड़ा दुख हुआ, तो एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल लिखा था हमने। उसकी एक लाइन हमें आज भी याद है कि मतलब उसकी जो उन्वान था, शीर्षक था जो उस आर्टिकल का, वो ये था कि नेहरू खानदान की 5वीं पीढ़ी का अवसान। अच्छा, ये उसका शीर्षक था। तो इस तरह करके जब वो लिखा, तब वो जब पब्लिश हुआ तो लोगों को लगा कि अरे तुम पॉलिटिक्स पर क्यों नहीं लिखती हो। अच्छा, that was the इस तरह से। हाँ, तो 8th स्टैंडर्ड से शुरू किया, बट व्हेन आई वाज इन 10th तो तभी वो राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ। तो इसको इस तरह से कहें कि राजीव गांधी की मौत से आपको एक प्रोत्साहन मिला। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मौत से मिला। मतलब तब मुझे ये समझ में आया कि हम पॉलिटिक्स पर लिख सकते हैं। हाँ। मतलब वो हम लोग को पता भी नहीं चल रहा कि ये क्वालिटी मेरे में है। जी हाँ, मुझ में है, अंदर हम में है। तो वो क्वालिटी हम में है। हाँ। कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है तो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जुड़ जाता है लाइफ में जब, तो पता चलता है कि यार ये क्वालिटी है, इसको पॉलिश करो। ये भी कर सकते हैं, इसको पॉलिश करो। अच्छा, तब हम जो पोएट्रीज लिखा करते थे वो स्वांतः सुखाए होती थी अपने लिए। अभी क्या वो वर्ड बोला, मैं तो प्रोनाउंस स्वांतः सुखाए, अपनी खुशी के लिए। अरे यार इतनी खतरनाक मत बोलो, ऑडियंस भी नहीं समझ पाएगी। तो पोएट्री तब हम अपनी खुशी के लिए लिखते थे, लेकिन फिर वो भी प्रिंट होनी शुरू हुई। और इस तरह से राइटिंग की शुरुआत हुई। और फिर जब नवी मुंबई आए तो मम्मी डैडी को पता था आप राइटिंग स्टार्ट कर दिया? तो दे हैव अप्रिशिएटेड, दे मस्ट हैव। बहुत बहुत ज्यादा। मम्मी पापा आज हम जो भी हैं उनकी वजह से ही है ना, उनके ही संस्कार है। हाँ, फुल सपोर्ट। उन्होंने हमारे अंदर से स्टेज फियर खत्म किया। अच्छा, ओके। तो ये तो मतलब सपोर्ट, एक्सट्रीम सपोर्ट बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जनरस थे आपके मम्मी डैडी। एक संस्था हुआ करती थी कानपुर में, तो वहां पर उनके प्रोग्राम्स होते थे जहां पर श्रीमद् भगवत गीता पर बोलना होता था। तो वो उसके लिए हम पहली बार स्टेज पर गए थे। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा की थी। फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए? फर्स्ट टाइम स्टेज पर गए थे। डर लगा था? डर तो नहीं लगा था, तैयारी बहुत की थी लेकिन। हाँ, तो इसके लिए डर कम हो गया। हाँ, तैयारी बहुत की थी। और वैसे मतलब उस चीज बहुत बरस हो गए हैं, लेकिन हमें फर्स्ट प्राइज मिला था यार। अल्लाह, देखो क्या कोइंसिडेंस है यार जी। तुम तो तैयारी करके गई थी। हाँ। मैं स्टेज से जुड़ा हुआ था ड्रामा से। तो मेरे को ऑन स्टेज चांस नहीं मिल रहा था, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि म्यूजिक को हैंडल करो। अच्छा। तो मैंने म्यूजिक को हैंडल करना शुरू किया था। उस दिन क्या हुआ, हम इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होता है ड्रामास का, दैट वाज इन अहमदाबाद, आई स्टिल रिमेम्बर। बहुत साल पहले की बात है। तो वो जो एक सपोर्टिंग एक्टर था जी, वो शायद बीमार था या ट्रेन मिस हो गई, तो वो कुड नॉट कम टू अहमदाबाद। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला, मैं भी बहुत यंग था ना उस टाइम पे, तो बोला बेटा तेरे को तो शौक था ना स्टेज पे आने का, चल ये स्क्रिप्ट पढ़ ले, ये म्यूजिक छोड़, किसी और को बिठा। मैं बोला दादा बोल देते उसको डायरेक्ट। मैं बोला दादा अभी बिना
ऐसे स्क्रिप्ट इतना जल्दी, और फर्स्ट टाइम स्टेज पे पेट में बहुत जी। दर्द हो रहा था। पता नहीं कितनी बार तो मैं बाथरूम वॉशरूम में चला गया था। उसको दर्द नहीं कहते हैं, उसको बटरफ्लाई पेट में तितलियां होना हाँ, कहते हैं। बटरफ्लाई इन द हाँ। स्टमक। उस वक्त हमको इंग्लिश का फ्रेज भी नहीं पता था, तो हम तो बोलते थे पेट में मरोड़ आ रही है यार, पता नहीं क्यों। तो अभी स्टेज अच्छा, हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरे इंडिया से इंटर स्टेट था, तो काफी लोग आए थे, और मंझे हुए कलाकार बैठे हैं, डायरेक्टर सब बैठे हुए हैं ऑडियंस में। उसके सामने मैंने कभी स्टेज पे एक्टिंग नहीं किया, और एक्चुअली आई एम अ बॉर्न एक्टर, लेकिन स्टेज पे एक्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। स्क्रिप्ट तो मैं पढ़ा, मेरे को तो मतलब दिमाग ठिकाने नहीं था, ब्लैंक था। और वैसे भी मैं स्टडीज जब करता था ना स्कूल में, तो मैं अपने आंसर्स खुद बनाता था। मतलब एक बार पढ़ लिया, फिर अपने आंसर्स खुद बना, टारगेट 35 मार्क्स होता था मेरा। मतलब पासिंग मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स हो गए, तो मैं शहंशाह हो गया पढ़ाई में जी। तो खैर, अभी स्क्रिप्ट थोड़ी सी पढ़ी कि कैरेक्टर क्या है समझ लिया। अब उसके पास जाके बैठा, मेन एक्टर बैठा स्टेज पे, मैं उसके बाजू में बैठा था। हम लोग दोनों को दारू पीना था। ओके। हाँ। अब दारू पीना था, तो मैं मिमिक्री तो बहुत करता था, अमिताभ की, केस्टो की मिमिक्री बहुत करता था। तो उसमें मैंने अपने इनपुट्स डाल दिया। अब स्क्रिप्ट में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। हाँ। मेरा रोल था 4 या 5 मिनट का। मैंने उसको 20 मिनट तक खींचा, उसमें अपना ह्यूमर डाला, मस्ती की, सामने से तालियां बज रही है तो और मजा आ रहा था। और ये बेचारा जो मेन एक्टर है वो बोलता है, साला तू क्या कर रहा है, ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट क्या चल रहा है। हाँ। मजा आ रहा है ना ऑडियंस को। पीछे डायरेक्टर ने तो बहुत गालियां दी, फिर उसने देखा ये तो ऑडियंस एंजॉय कर रही है। हाँ। उस दिन के बाद वो रोल हमेशा के लिए मेरा हो गया। और मैंने दादा को बोला था डायरेक्टर के, सर मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं कैरेक्टर समझ गया हूँ, ऑन द स्पॉट जो करूंगा सो करूंगा। खैर पॉडकास्ट आपका, लोग मेरे को ट्रोल करेंगे, गालियां देंगे। नहीं बिल्कुल। तो उसमें मुझे भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, सपोर्टिंग एक्टर। तो फर्स्ट टाइम आपको भी अवार्ड मिला, फर्स्ट टाइम मुझे भी अवार्ड मिला। भैया ये कर्मास का जो पहना है ना, पिछले जन्म में कुछ है रिश्ता आपके साथ मेरा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई कुछ होता है कनेक्शन मुझे तो, मैं इन सब चीजों को बिलीव करता हूँ। खैर इस पे भी एक टॉपिक पे हम बनाएंगे। हाँ। अभी आपने राइटिंग चालू की, आपको अवार्ड मिल गया। हाँ। फिर आपने पीएचडी की, लेकिन शादी के बाद नहीं कर पाए, रह गया वो। हाँ, वो रह ही गया। तो राइटिंग में क्या क्या कमाल किया आपने? राइटिंग में जैसा कि हमने पहले बताया कि पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इश्यूज और फीमेल इश्यूज पर लिखते हैं, पोइट्रीज लिखते हैं। फिर जब नवी मुंबई शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर नवी मुंबई म्यूजिक एंड ड्रामा सर्कल करके है संस्था है, मिस्टर विवेक भगत वहां पर रहा करते थे। तो मतलब दुख की बात है कि अभी कुछ बरस पहले उनका देहांत हो गया। हाँ। तो जब उन्होंने उनको एक किसी नाटक के लिए, हाँ, उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत थी जो हिंदी और संस्कृत बोल सके। अच्छा। तो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कोई एक लड़की चाहिए जो संस्कृत के श्लोक बोल सकती हो। हाँ। तो हमारे दोस्त हमें जानते थे। हाँ। उन्होंने हमें विवेक जी के पास भेजा। हम विवेक जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें लगा कि चूंकि हम लिखते हैं तो उन्होंने हमें लिखने के लिए बुलाया होगा। हाँ। तो उन्होंने हमें एक स्क्रिप्ट दी। अच्छा। और सुरेंद्र शर्मा जी का लिखा हुआ नाटक था 8वां सर्ग, जो कि कालिदास और उनकी धर्मपत्नी प्रियंगु मंजरी के ऊपर आधारित था। तो उन्होंने वो दिया और कहा पढ़ने के लिए, तो उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक थे, वो हमने आसानी से पढ़ दिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का कंठस्थ है, वो हमें अभ्यास है हमें पढ़ने का। तो उन्होंने सुनने के बाद बोला कि बहुत अच्छा, और एक्टिंग करोगी? तो हमने कहा कि हमने कभी की नहीं है। तो बोले मैं करवा लूंगा। मैं कहा अगर आपको विश्वास है कि आप करवा लोगे, तो हमें खुद पर भरोसा है कि हम कर लेंगे। हाँ। और इस तरह से पहली बार वो लीड रोल, पहला नाटक, हाँ, और वो पहला रोल हमारे हाथ में आया, कालिदास की धर्मपत्नी प्रियंगु मंजरी का। और वो प्ले किया, और स्टेट लेवल कंपटीशन था। हर साल महाराष्ट्र राज्य नाट्य हिंदी स्पर्धा होती है। हाँ। तो उसमें हम पार्टिसिपेट किया था। और इस तरह करके, और उसके बाद वो पहला नाटक, और उसके बाद लगातार 4 साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हमें मिला है। लगातार 4 साल? लगातार 4 साल। मुझे एक ही बार मिला। क्योंकि आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हो ना। नहीं, फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था, डायरेक्शन फील्ड में चला गया था मैं। मतलब फिर मुझे ऐसे लगा कि
शायद मेरा वो इंक्लिनेशन जो होता है ना, झुकाव, जी जी आई वाज कीन टू बिकम अ डायरेक्टर। मैं अच्छा राइटर तो था ही, मैं लिखता भी था, जी। स्टोरीज में बहुत लिखता था। ओह। तो मुझे लगा कि ऑन स्क्रीन ज्यादा चांस भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है, और मेरी पर्सनालिटी और फिजिक ऐसे भी नहीं था कि मुझे कोई अच्छा सा रोल दे दे। शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी, हाँ, और अच्छे खासे अंधेरी में लोग पड़े हुए हैं, इतने सारे मॉडल्स, बिल्कुल 6 फीट हाइट, हम्म। जिम में जाते हैं। तो मैंने बोला कि यार शायद नहीं गलेगी दाल यहाँ पे तो हाँ। चलो बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। ओके। तो वो अच्छा था मेरे लिए एक्चुअली। लेकिन एक बात कहेंगे, हाँ शक्ल तो चलो सुंदर है कि हाँ। नहीं है, पर आपका मन बहुत सुंदर है। उस वक्त है ना, अभी जो ऐसे एक्टर्स आए हैं ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, जिनकी शक्ल सूरत ठीक ठाक है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में जो कमाल दिखाया ना, हम्म। तो फिर आजकल शक्ल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, फेस वैल्यू, हाँ, जितनी की एक्टिंग की है। लेकिन उस बिल्कुल टाइम पे, आज से अगर 25-30 ईयर्स पहले जाओ, तो शक्ल एंड फिजिक वाज द मेन बिल्कुल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, राइट। तो उस अग्री। वक्त अभी ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर पंकज त्रिपाठी तो गोरा चिट्टा अच्छा है, लेकिन ऐसे हम्म। बहुत सारे, मनोज वाजपेयी आ गए जो ठीक हाँ, ठाक लगते थे पहले, तो बिल्कुल उन्होंने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। राइट। बट ये भी होता है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की फील्ड में चला गया था, और हालांकि आप मैं, उस फेज में गए, हाँ, उस फेस में हाँ चला गया, उस फेज में लेकिन गए। मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा। हम्म। खैर, स्टोरी अगेन आपकी है। हाँ तो हाँ। कमिंग बैक टू यू, तो आपको काफी अवार्ड्स मिले, तो राइटिंग में आपने जी कमाल दिखाया। इसके बाद अभी आप एंकर कैसे बने? अब मैं घूम फिर के उसके ऊपर एक्साइटमेंट इसके लिए है, क्योंकि मैंने आपको अच्छी एंकरिंग करते हुए देखा है मैंने जी कई बार। जी। और मैं अ, ना, यश जब इनवाइट करती है ना, तो मैं जी समझ जाता हूँ कि सोनिया और यश आप दोस्त हैं ना। जी हाँ तो जी यश हाँ बोलती है, टोनी जी कितनी पासेस चाहिए एनजीओ में, बताइए। तो हाँ। मैं बोला, ले लो 15-20। सोनिया है, अजीत मिस्त्री है, सब नाम वाले हैं, तो जी जी। कॉम्प्लीमेंट्री पासेस तो एनजीओ को बहुत मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तरफ से हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पासेस मिलते हैं, तो एनजीओ की पूरी टीम आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा आइए। और आपको एनजीओ की नहीं, एज अ फ्रेंड भी आपको हमेशा हम उसमें आमंत्रित क्या होता है करेंगे। ना कि एक तो विष्णुदास भावे इज अ रेप्यूटेड ऑडिटोरियम, राइट। सेंट्रल प्लेस है वाशी कोपर खेलना वालों को, और जी मेरे घर के तो बिल्कुल नजदीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सुस्त आदमी हूँ, लॉन्ग ड्राइव ये वो थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो इसलिए पास विष्णुदास वाले में भावे आ में जाते हैं। एक तो अजीत मिस्त्री से अच्छी दोस्ती है, जी आपसे जान पहचान है, अभी तो दोस्ती हो गई। जी फिर मैं बोलता हूँ, नहीं यार, इतना पास में है, इतनी मेहनत वाले शोज होते हैं, जी। एंटरटेनमेंट होता है, तो हम आते हैं देखने के लिए, बिकॉज एक मन में लालच होती है कि चलो वी विल एंजॉय द शो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी एंकरिंग कब और कैसे शुरू किया आपने? एंकरिंग 1.5 ईयर पहले की बात है, हमें लगता है। हमारे एक मित्र हैं यहीं वाशी सिर्फ में। 1.5 ईयर्स? हाँ, सिर्फ 1.5 ईयर। लेकिन आपकी एंकरिंग जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आपको। नहीं, ये तो मतलब अ, यही कहेंगे हम कि हाँ, कभी कभी ईश्वर हमारे लिए कुछ और सोचता है, जो हमें उस समय पता चलता है कि हाँ, हम ये भी कर क्योंकि सकते हैं। एंकरिंग इज नॉट अ जोक। जी, वेरी ट्रू, एंकरिंग इज नॉट अ जोक। वेरी ट्रू। उसमें बीच बीच में अपना ह्यूमर डालना, हम्म। और ऑन द स्पॉट ऑडियंस से जो रिएक्शन आता है, उस जी। रिएक्शन पे आपका रिएक्शन देना। हम्म। एक्शन रिएक्शन चलते जी रहता है, मैंने जी। देखा है। जब क्योंकि वो ऑडियंस से गिव एंड टेक नहीं होगा गिव तो एंड टेक ऑडियंस होता है। कनेक्ट नहीं कर पाती है ना। एंकरिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन आपकी हाँ, एंकरिंग में मिठास है। थैंक यू। हमारी एंकरिंग में आवाज रफ हो गई है, जी तो लोगों को पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है आवाज, लेकिन हाँ आपकी तो नेचुरल मिठास है, हिंदी पे भी पकड़ कमांड है आपकी। जी तो खैर, एंकरिंग आप बहुत अच्छा करती हैं। आप जी। ऑडियंस में से अगर कभी किसी को इनका शो देखना हो ना, तो विष्णुदास भावे में बहुत सारे शोज होते हैं, 50% एंकरिंग में आपको सोनिया ही मिलेगी। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट चाहिए ना, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर लिखा हुआ है। सोनिया बिल्कुल। से मैं कॉम्प्लीमेंट्री टिकट आप लोगों के लिए ले लूंगा, यू नीड नॉट हैव टू पे फॉर दैट। हाँ, लेकिन अब आपको हमारे शोज के लिए ठाणे भी आना पड़ेगा, मुंबई आना पड़ेगा, कलकत्ता आना पड़ेगा, वडोदरा आना ओह, पड़ेगा। क्योंकि आप अगर फिर ज्यादा शोज देखने हैं तो मुंबई के बाहर तो निकलना होगा। क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इतनी मल्टीटास्किंग है मेरी भी, आई नो। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे वो बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी और मेरे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि एवरी मंथ मैं कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर देता हूँ। कमाऊं ना कमाऊं, मुझे उसकी चिंता नहीं है, राइट फाइनेंशियल राइट। एस्पेक्ट इज जीरो फॉर मी। जी
पर मन की खुशी मिलती है ना, तो मैं एक नया वेंचर एवरी मंथ या 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर ही देता हूँ। फिर उसमें मैं अटक जाता हूँ। तो देखो अभी हम फिर एक हिंदी का अच्छा शब्द बोलेंगे, फिर आप कहोगे इतनी हिंदी नहीं समझ में आती। मुझे मजा आ रहा है। आपके लिए एक बड़ा प्यारा शब्द है हिंदी भाषा में, सर्वगुण संपन्न। हाँ, ये मैंने सुना है। हाँ, ये किसी ने मुझे बोला भी है, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। हाँ, 3-4 लोगों ने दिया है। हाँ, सर्वगुण संपन्न, मल्टीटास्किंग जी, और कर्म ही पूजा है। हाँ, ये देखिए ना, कर्मास। हाँ, यार कर्मास, ये न्यू थेरेपी चालू की है मैंने, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं काउंसलर। हाँ, तो कर्मास के सिवा मुझे और कुछ नहीं समझ में आया। मैं पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करता हूँ जितना कर्मास में बिलीव करता हूँ। और हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं। हाँ, तो अगर आप जिंदगी में कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो जितेंद्र जी से बात कीजिए। हाँ, इनका नंबर हमसे चाहिए, तो आप हमें बताइए। तो ये गाड़ी वाला प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा ध्यान उसमें है, क्योंकि ये स्कूल से ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं। तो मुझे डर लगा था कहीं ठोक ना देंगे, मेरी नई कार को ठोक ना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, आपने एंकरिंग 1.5 साल से की है, लेकिन खैर ये तो आपके ऊपर सरस्वती माता की कृपा ही बोलेंगे। यस, कि मिठास भी है, जबान पे पकड़ भी है, कमांड है। यू हैव अ गुड कमांड ओवर हिंदी लैंग्वेज, प्लस आपका बॉडी लैंग्वेज। और ये कहीं से भी मैंने वो एक स्टेज फियर नहीं नजर आया मुझे। थैंक यू। क्योंकि आई एम एन एक्टिंग टीचर ऑल्सो। तो स्टेज फियर क्या होता है, हम पहले तो उसको गुम करते हैं स्टूडेंट्स में से। तो वो मैंने स्टेज फियर नहीं नजर आया मुझे। उस दिन मेरी वाइफ और मेरे एनजीओ की लेडीज भी बैठी थी, तो मैंने बोला यार ये कितना स्मूथली बात करती है ना। मतलब ऑडियंस में 500 और 1000 की ऑडियंस तो कम से कम होती है विष्णुदास में। विष्णुदास में 1200 कैपेसिटी हमें लगता है। तो समझो 1000 की एवरेज पकड़ के चलो, उसके सामने बात करना, प्रिपरेशन करके जो आप आती हो। मैं ना गाड़ी को इधर से निकालता हूँ। ये भैया प्रैक्टिस कर रहा है गाड़ी की। हाँ, भैया नहीं, दीदी है। दीदी है, दीदी प्रैक्टिस करे, ठोक ना दे दीदी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे छोटी है, वो सुनेगी तो मारेगी, बोलेगी दीदी क्यों बोल रहा है भैया मैं। तो खैर, कमिंग बैक टू योर एंकरिंग इज गुड। आप लिखती अच्छी हैं। लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स? नहीं, कुछ भी नहीं, स्मूथ चल रही है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, बिल्कुल ऐसी कुछ कृपा है जगदम्बा की कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ। और एक चीज, थोड़ा शायद ये हम आध्यात्मिक साउंड करेंगे, आपके पॉडकास्ट के लिए ठीक है कि नहीं हमें नहीं पता। हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे भगवती मेरे आगे आगे चल रही हैं। अच्छा। रास्ता बनाते हुए, और मन में संतुष्टि है ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। वो तो बात बराबर है। आप है ना बेल्ट पहन लीजिए, क्योंकि मैं गाड़ी को यू टर्न ले रहा हूँ। हाँ। तो ये बात तो आपने बराबर बोली कि अगर मन जीवन में संतुष्टि बहुत है, इसलिए जीवन सुंदर है। हाँ, वो तो है। हाँ, इट्स गुड सेइंग कि लाइफ अगर स्मूथ चल रही है तो चेहरे पे भी नजर आता ही है। जी हाँ, क्योंकि शिकन नहीं, स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। हमें लगता है उसके लिए फिर वही कहेंगे कि जिंदगी का स्मूथ चलना जरूरी नहीं है, आपके मन में संतुष्टि का भाव होना जरूरी है। वो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो ही जाता है आपकी जिंदगी। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं है, हाँ, तो लाइफ स्मूथ भी है। हाँ, आपकी नहीं, आपके आसपास सबकी हो जाती है। बिल्कुल। आपकी जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो फैमिली है, हाँ, उनके ऊपर भी बहुत असर, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। तो ऐसा कुछ छूट गया लाइफ में जिसकी वजह से आपको लगता है रिग्रेट या रिपेंट, या ये नहीं करना चाहिए था, या ये करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, छूट गया? नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, वो मुझे नहीं समझा, ऑडियंस को समझाओ। जो प्राप्त है तो पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ। मतलब जो मिला है वो बहुत है, मतलब कंटेंट। हाँ, जो मिला है वो एकदम, हाँ बिल्कुल संतुष्ट हो, बहुत ज्यादा। हिंदी के लेसन्स किसी दिन लूंगा मैं आपसे। खैर, अभी तो पॉडकास्ट में आपके साथ अच्छी गुजरेगी, मुझे पता है जी, क्योंकि जी। आप बात कर रहे हो, मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है साथ साथ में। अच्छा। कि इसकी टैलेंट को कहाँ यूज किया जाए।
हम है ना क्रिएटिव लोग है ना बहुत लालची होते हैं, पता है जी जी। कि ये लेडी या बंदा बोलो, लेडीज या जेंट्स, भैया ये मेरे लिए तो मतलब बहुत यूजफुल है, इस इंसान का कहाँ कैसे उपयोग किया जा कैसे सकता करें। है। हाँ वो हिंदी आपकी है, मैं इसको थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में बोलूंगा जी कि भाई जी इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके टैलेंट को, इसको जी नहीं इसके टैलेंट को कैसे जी यूटिलाइज जी किया जाए, बिल्कुल क्योंकि जो कूट कूट के भरा हुआ है। जो आपने बोला, एक तो आप साइकोलॉजी में मास्टर हो, जी देन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा नॉलेज रखती हो, सोशल इश्यूज पे आपकी काफी रुचि है। हाँ तो मेरे दिमाग में उसी वक्त आ गया कि भाई इसको तो हम पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे बिठाएंगे हाँ कि ऑडियंस को लगेगा कि कितने दिनों बाद एक कोई अच्छा सा बंदा बैठा हुआ है। ऐसे लेडीज ने तो क्या बात है। पॉडकास्ट बहुत सारे बनाए हैं, सब अच्छी अच्छी लेडीज आई हैं मेरे पॉडकास्ट में जी जी ज्यादातर, हाँ तो वो नॉलेजेबल लेडीज हैं सब। तो एक और नॉलेजेबल लेडी, एक्स्ट्रा नॉलेजेबल लेडी विद गुड क्वालिफिकेशन इन द बैकग्राउंड। जी तो ज्यादा अच्छा, जाते जाते बिफोर वी वाइंड अप, एक क्या मैसेज आप लेडीज को देना चाहोगे? यू आर अ सक्सेसफुल लेडी विद द ग्रेस ऑफ गॉड, टैलेंट है, आपने पॉलिश किया उसको, जी बट व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दी वुमन फ्रेटर्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड? हमें ऐसा लगता है कि एक भारतीय संस्कृति में एक महिला होने के नाते देखिए जीवन को दो तरह से जिया जाता है। सबसे पहले उस हिसाब से जो हमारे संविधान में लिखा है, ठीक है ना, हमारे देश का संविधान जिस तरह से जो हमें कहता है वो हमें करना चाहिए। फिर दूसरा लेवल आता है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, उस हिसाब से जीवन को जीना चाहिए। मतलब जैसे आप जैसी टैलेंटेड लेडीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर टैलेंट, देयर एजुकेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। या तो घर पे प्रेशर है कि घर पे ही बैठो, सपोर्ट नहीं है बच्चों का, हस्बैंड का, तो वो टैलेंट एंड एजुकेशन होने के बावजूद भी घर पे ही बैठी हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि पहली बात तो आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में जो बेस्ट है आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर आप उसे एक्सप्लोर कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड चीज आ जाती है कि जिस जो आपके भीतर है, आप सिचुएशन के हिसाब से अगर नहीं निकल पा रहे हो तो जो आपके भीतर है उसे आप ढूंढ कर और पॉलिश करो। ओके, मतलब फाइनली है कि जो भी आप में टैलेंट है उसको बाहर निकालना भी आपको ही है। बाहर तो बाद में निकलेगा, पहले उसे भीतर ढूंढना है, पहले तो ढूंढना है कि उसको ईयर मार्क करना है, शॉर्टलिस्ट करना है। और हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ है, होता है, होता है टैलेंट और क्वालिटी भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है सबको, बिल्कुल पॉलिश करना है। हमको कभी कभी खुद को नहीं पता होता है, ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू द कैमरा, यानी कि विद ऑडियंस, कि इंसान को खुद को भी नहीं पता होता कि ये क्वालिटी है मेरे में। जैसे कि आप में खुद को नहीं पता था कि आप एक अच्छे एंकर बन सकते हो, तो कोइंसिडेंटली किसी ने ऑफर किया, बन गए। तो ऐसे मेरे साथ भी बहुत हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा। आपके पास क्वालिटी है, ऊपर वाले ने दिया है, ढूंढिए, पॉलिश कीजिए, घर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक धमाका कीजिए फिर। बिल्कुल लाइफ में धमाका ना भी कीजिए लेकिन आप खुश रहिए अपने काम के साथ। धमाका नॉट विद रिगार्ड टू पब्लिसिटी, नॉट विद रिगार्ड टू मनी, अंदर मन में धमाका होता है ना, अरे यार ये मैंने कर दिया, है ना, हम ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कितनी बार, अच्छा आई एम अ गुड फोटोग्राफर ऑल्सो, वो मुझे खुद को नहीं पता था। अब ऑडियंस बार बार मैं बोल रहा हूँ स्टोरी, आपके एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर की शादी हो रही थी, तो माय चाचा इज नो मोर नाउ, तो ही वाज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाचा, सगा चाचा तो कैमरास लेके ही आता है हमेशा हर जगह पे, ही इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो हमने हायर किया ही नहीं। अच्छा। और चाचा को बोलना भूल गए कि आप आ जाना, शूट करना है। तो चाचा को पता नहीं क्या हुआ, उस दिन वो कैमरास नहीं लेके आए। अभी क्या ऑन द लास्ट मोमेंट में कहाँ से आएगा? तो मैंने चाचा को बोला, चाचा आप कैमरा, बोला किसी ने बोला भी नहीं और मेरे भी ध्यान पे पता नहीं कैसे नहीं आया, मतलब कुछ हुआ कि बिना फोटोग्राफर के अब शादी कैसे होगी। वो आज से 35 इयर्स पहले की बात है। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ना। तो मेरे चाचा ने बोला फिर क्या करोगे? तो मैं दोस्त के पास भागा,
मुझे पता था कि दोस्त के पास एम एंड शूट कैमरा होती थी, एम एंड शूट 35 mm की हाँ रील डालो, पुराने जमाने की, इतनी राइट छोटी कैमरा, ढक्कन खोलो, रील डालो, हाँ लेंस वेंस कुछ नहीं, उसमें नहीं स्टैंडर्ड लेंस होता था हाँ 35 mm का, जी जिनको नॉलेज होगा वो समझ जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल वो मैंने चाचा को बोला, चाचा इसको ऑन एंड ऑफ वो सिखाओ मेरे को। तो बोला ओके बस ये क्या, ये बटन क्लिक करो तेरा हाँ फोटो खिंच गया। मैं बोला अच्छा ऐसे, और कुछ फोकस वोकस करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 35 mm छोटी में छोटी बेसिक कैमरा है। हाँ तो मैं बोला अच्छा ओके। फिर मैंने खुद फोटोग्राफी की सिस्टर की शादी में, ओके और बड़ा मजा आने लगा, और पिक्चरों का कीड़ा तो था ही, पिक्चरें तो हाँ मैं बहुत देखता। फिर मैंने ठीक वो है सिनेमैटिक फोटोग्राफी इतनी छोटी कैमरा में, ये एंगल वो एंगल, टॉप एंगल, एरियल, साइड पोज, फ्रंट पोज, मिड शॉट, मिड रेंज, ये वो नाम नहीं पता था, हाँ हाँ टर्मिनोलॉजी उस वक्त नहीं पता थी, जी लेकिन दिमाग में था कि अच्छा ये मजा आ रहा है, टक इधर से इधर से। हाँ सब देख रहे थे, ये बच्चा, मैं बच्चा ही था कि क्या कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट था। हाँ जब रिजल्ट आ गई तो चाचा ने बोला कि तू तो अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है। ओके मैं बोला हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। अरे यार फिर तो क्या था, 4,000 यहाँ वहां से जमा किए, जाके कैमरा लेके कैमरा आई ले बिकेम अ लिया प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अपनी ओ स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन ये अपनी फोटो भी दिखाइएगा हाँ बहुत अच्छे जो अच्छे क्लिक फोटोग्राफ किए हैं खींचे हैं मैंने। हाँ तो ये थी सोनिया गुप्ता। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, बीच में मैंने अपनी स्टोरीज भी बता दी, अगर बोर हो गए तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना आप लोग। इंटरेस्टिंग है वैसे इनकी स्टोरी भी टोनी की स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सोनिया गुप्ता की स्टोरी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस सोनिया, दिल से थैंक्स कि आप इतनी दूर से आए। बारिश बहुत चल रही है, जोरों शोरों से चले, उसके बावजूद भी आप आए, कारगर से टाइम निकाला। आई नो यू आर डैम बिजी दोस्तों के लेडी, लिए कुछ भी दोस्तों के लिए कभी भी कुछ भी। हाँ तो अभी आप अटक गए हैं इस सेंटेंस में। हाँ अभी आप डोंट वरी सोनिया को मेरे पॉडकास्ट में बहुत बार देखोगे, वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। ऑलवेज थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस, एंड अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, या तो सोनिया ही मेरे बगल में बैठेगी या तो कोई और होगा, सब्जेक्ट वाइज इनके टाइम मिले ना मिले इनको। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू जितेंद्र जी थैंक